हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है दी LAC क्राइसिस एंड द डेंजर ऑफ लूजिंग विदाउट फाइटिंग। तो LAC का नाम सुन के आप लोग समझ गए होंगे, इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं LAC पे। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको लेके ये आर्टिकल है। इस हेडिंग का मतलब है, मतलब जो LAC पे क्राइसिस चल रहे हैं, जो टेंशन्स चल रही हैं, क्राइसिस का मतलब होता है जो घटनाएं चल रही हैं, जो टेंशन्स चल रही हैं। एंड द डेंजर ऑफ लूजिंग विदाउट फाइटिंग मतलब बिना लड़े हारने का खतरा। तो पूरा जो आर्टिकल है ना वो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं LAC पे, लद्दाख में, उसके ऊपर है। पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट टर्म आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। आप एक बार मेरे से इसको लाइन बाय लाइन समझ लो, उसके बाद टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। एक दो बार आप इसको खुद से रीड करने की कोशिश करना, क्योंकि द हिंदू पढ़ने में काफ़ी टाइम चला जाता है बच्चों का। तो इसीलिए मैं आपके लिए हिंदी में लेके आया हूँ। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना है, अगर आपको मतलब नॉलेजेबल अपना ओपिनियन बनाना है, तो ये आर्टिकल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पूरी सिचुएशन का आपको पता चल जाता है, क्या चल रहा है, क्या पास्ट है और क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट कर देना, अपना ओपिनियन बता देना कि आर्टिकल आपको कैसा लगा। तो ये जो आर्टिकल है उसको मैं अपनी PDF से पढ़ाऊँगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे, मैं अपनी PDF से पढ़ाऊंगा। आर्टिकल सेम होगा, बस उसको मैंने अपनी PDF फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो चलता हूं मैं अपनी PDF की तरफ और वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। तो क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। It was in the first week of May 2020 that new broke of ingress by China's People's Liberation Army in multiple areas across the line of actual control in Ladakh। तो एक वर्ड मीनिंग लिखिए आप लोग, इनग्रेस। इनग्रेस का मतलब होता है एंट्री होना, प्रवेश होना, या मतलब किसी किसी जगह के अंदर में घुसना, उसको बोलते हैं इनग्रेस। तो क्या हुआ था 2020 में, मई का महीना था। तो क्या हुआ था, न्यू ब्रोक ऑफ इनग्रेस बाय चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी। मतलब जो चाइना की आर्मी थी वो इंडिया के जो एरियाज थे, लद्दाख के मल्टीपल एरियाज थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पे जो चाइना आर्मी थी वो घुसी थी। 3 years later, some of those areas have witnessed disengagement, pulling troops apart by a few miles of buffer zones। ये बफर जोन क्या होती है? बफर जोन होती है न्यूट्रल जोन, जहाँ पे ना तो चाइना का आदमी होगा ना इंडिया का आदमी होगा, मतलब इंडिया का आर्मी का कोई बंदा होगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल जोन। तो उसके 3 साल बाद क्या हुआ, ये जो कुछ एरियाज थे जहाँ पे डिसएंगेजमेंट हुई, मतलब जहाँ पे फाइटिंग चल रही थी, वो फाइटिंग जो थी वो बंद हो गई। एंगेजमेंट का मतलब होता है फाइटिंग होना, कुछ इशू होना, और डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है मतलब पीछे हट जाना कहीं किसी जगह से। तो वहाँ पे डिसएंगेजमेंट हुई थोड़ी सी, मतलब क्या हुआ, जो फाइटिंग थी वो कम हुई, और जो ट्रूप्स थे ना वो कुछ माइल्स जो थे वो बफर जोन के पीछे चले गए, मतलब जो न्यूट्रल जोन था उससे पीछे चले गए। ना तो वहाँ पे इंडियन आर्मी का कोई आदमी रहा और ना चाइना की आर्मी का, उसको बोलते हैं बफर जोन। तो वहाँ से जो दोनों के जो आर्मी थी वो पीछे हट गई। बाइल 2 of them, डेप्सोंग एंड डेमचोक, रिमेन अनरिजॉल्व। तो ये लद्दाख के ही एरियाज हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। ये जो एरियाज थे ना, डेप्सोंग एंड डेमचोक, ये अभी भी अनरिजॉल्व रहे, मतलब इनका कोई भी सोल्यूशन जो था वो नहीं निकला। इंडियन सोल्जर्स कैन नॉट टच 26 ऑफ दीज 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन लद्दाख। तो मतलब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं लद्दाख में, और इंडियन सोल्जर्स जो थे ना वो लगभग उनमें से 26 पॉइंट जो है उनको टच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नहीं कर पा रहा है। उसके बाद क्या है, नाइदर डिप्लोमेटिक मीटिंग्स नॉट टॉक्स बिटवीन कॉप्स कमांडर्स हैव एलिसाइटेड एनी प्रोग्रेस सिंस सितंबर लास्ट ईयर। जो इन दोनों के जो डिप्लोमेट्स हैं, मतलब जो कमांडर्स हैं जिनके बीच में बातचीत होती है, हैव नॉर टॉक्स बिटवीन, उनके बीच में जो मतलब बातचीत होती है ना, जो उनके बीच में जो मेडिएशन होती है, जो बातचीत होती है, उसमें भी कोई भी
प्रोग्रेस जो है वो नहीं दिखाई है। एलिसाइटेड का मतलब क्या होता है? हासिल करना, ठीक है। तो जितनी भी टॉक्स हुई हैं, जितनी भी बातचीत हुई हैं इन दोनों के कंपनी कमांडर कॉर्प्स कमांडर के बीच में, हैव नॉट एलिसाइटेड एनी प्रोग्रेस, उन्होंने कोई भी जो प्रोग्रेस है वो नहीं दिखाई है लगभग पिछले साल से, पिछले सितंबर से। एलिसाइटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना या दिखाना। Regular meetings between Indian and Chinese ministers foreign and defense have not yielded results yet either। तो जितनी भी जो रेगुलर मीटिंग हो रही है चाइना के मिनिस्टर्स में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ, उन्होंने भी कोई भी रिजल्ट जो है ना अभी तक हमें नहीं दिया है। Yielded का मतलब होता है देना। बीजिंग हैड इग्नोर्ड दिल्लीज टॉकिंग पॉइंट्स इवन आफ्टर दे हैव बीन वाटर्ड डाउन सो मच दैट इंडिया नो लॉन्गर डिमांड्स ए रिटर्न टू द स्टेटस क्यू ऑफ अप्रैल 2020। स्टेटस क्यू होता है मतलब जो करंट सिचुएशन हो। दो क्या है, जो मतलब जो बीजिंग है ना, जो चाइना है, वो इग्नोर कर रहा है इंडिया, मतलब दिल्ली के जो टॉकिंग पॉइंट्स है ना, मतलब इंडिया जिस चीज़ों पे बात करना चाहता है, चाइना जो है उनको इग्नोर कर रहा है। इवन आफ्टर दे हैव बीन वाटर डाउन सो मच, मतलब वाटर डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश करना। इवन चाइना उसको इतना वाटर डाउन कर रहा है, मतलब इंडिया के जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको इतना कमज़ोर कर रहा है, इतना दबाने की कोशिश कर रहा है, दैट इंडिया नो लॉन्गर डिमांड्स टू रिटर्न टू द स्टेटस क्वो ऑफ अप्रैल 2022। इंडिया मतलब जो है ना वो डिमांड ही नहीं कर पा रहा है कि जो पहले स्टेटस था 2020 में, जो उस टाइम का जो करंट स्टेटस था उसको वापस लाया जाए। मतलब इंडिया जो है ना उसके बारे में डिमांड ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना ने इतना कमज़ोर कर दिया ना इंडिया के जो पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से। उसके बाद क्या है, बर्बोस नॉन सेक्यूटरस। अब ये सेक्यूटरस का मीनिंग क्या होता है, नॉन सेक्यूटरस का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। उससे पहले हम लोग बर्बोस का मीनिंग समझेंगे। बर्बोस का मीनिंग होता है यूजिंग आर कंटेनिंग मोर वोट्स देन आर नीडेड। मतलब जितने वोट्स की हमें ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा वोट्स को यूज़ करना, मतलब उससे ज़्यादा बोलना या ज़्यादा वोट्स को यूज़ करना। और नॉन सेक्यूटरस का मीनिंग क्या होता है, इट डज नॉट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट। अब जो मतलब जो आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट है ना उसको फॉलो नहीं करना, उस हिसाब से काम नहीं करना। तो बर्बोस नॉन सेक्यूटरस का मीनिंग हो गया मतलब जो ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करना और जो पिछली स्टेट्समेंट्स थी ना उनको फॉलो नहीं करना। तो क्या है, बर्बोस नॉन सिक्यूटरस इन इंडियन स्टेट्समेंट्स, मतलब पिछली स्टेट्समेंट्स को फॉलो नहीं करना और दूसरी स्टेट्समेंट्स देना और ज़्यादा वर्ड्स में स्टेट्समेंट देना, कैन हार्डली कवर अप द गवर्नमेंट्स फेलियर इन हैंडलिंग द करंट चाइना क्राइसिस। तो इंडिया जो ज़्यादा बात कर रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, जो अपनी पिछली स्टेट्समेंट है ना उनको ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कैन हार्डली कवर अप द गवर्नमेंट्स फेलियर, ये चीज़ें भी मतलब ज़्यादा जो जो गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जो फेलियर हुआ है ना चाइनीज क्राइसिस में, उन चीज़ों को कवर नहीं कर पा रही है। मतलब इंडियन जो है वो अपनी स्टेटमेंट से जो है वो बदल रही है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना अपनी स्टेटमेंट को बार बार चेंज कर रही है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोल रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी इंडिया की जो कमियां हैं, इंडिया का जो फेलियर है ना उसको कवर करने में जो है ना मतलब कामयाब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या है, दी डेप्सोंग क्राइसिस ऑफ 2013। अब ये डेप्सोंग जो लद्दाख का एरिया है, इसमें क्या क्राइसिस हुआ था 2013 में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ड्यूरिंग द 2013 डेप्सोंग क्राइसिस, यूपीए मतलब जो उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वाज इन पावर। द करंट एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर वाज इंडियाज एम्बेसडर टू बीजिंग एंड करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश परनेक वाज इन नॉर्थन आर्मी कमांडर। तो 2013 में जब डेप्सोंग में क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, और जो हमारे जयशंकर जो अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं ना, उस टाइम पे वो एम्बेसडर थे चाइना के, ठीक है, मतलब इंडिया के एम्बेसडर थे चाइना में। और जो हमारे करंट गवर्नर हैं पार्नेक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के, वो नॉर्थन आर्मी कमांडर थे। द पीएल हैड देन ब्लॉक्ड इंडियन पेट्रोल्स एट बॉटल नेक और बाइन जंक्शन, द सेम प्लेस वेयर इट हैज़ नाउ ब्लॉक्ड देम इन डेप्सोंग सिंस 2020। तो उस टाइम पे जो पीएलए है ना हमारी, उसको ब्लॉक किया था चाइना की जो आर्मी है उसने बाई जंक्शन पे। ये वही इलाका है जिस टाइम पे अभी जो है जो हमारा डेप्सोंग रीजन है ना उसको ब्लॉक किया हुआ है लगभग 2020 से। तो सेम एरिया को उस टाइम पे भी ब्लॉक किया था और उसी एरिया को अभी ब्लॉक किया हुआ है चाइना ने लगभग 2020 से। Within 3 weeks, the PLA had been forced to lift the block after the Indian Army, as per Lieutenant General Panek, launched a quid pro quo operation on the Chinese side in Chumar। तो लगभग 3 हफ्ते बाद, ठीक है,
लगभग मतलब जैसे ही 2013 में चाइनीज़ ने जो थी वो वाई इंजेक्शन को फ्लॉप किया, उसके 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो पीएलए थी ना, मतलब जो चाइना की आर्मी थी उसको फोर्स किया कि वो लिफ्ट करे ब्लॉक को। लिफ्ट का मतलब होता है जो उसने ब्लॉकेज की हुई है उसको खोल दे। आफ्टर द इंडियन आर्मी एज पर लेफ्टिनेंट पॉनिक लॉन्च्ड एक क्विड प्रो क्यू ऑपरेशन। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया था, क्विड प्रो क्यू ऑपरेशन मतलब जारी किया था। उसके बाद जो चाइनीज आर्मी थी वो फोर्स हो गई पीछे हटने के लिए ऑन द चाइनीज साइड इन चुमार। और ये ऑपरेशन कहाँ पे लॉन्च हुआ था, जो चाइनीज साइड है ना लद्दाख के चुमार एरिया में, वहाँ पे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। अब ये क्विड प्रो क्यो का मीनिंग होता है इज समथिंग गिवन और रिसीव्ड फॉर समथिंग एल्थ, मतलब किसी चीज़ को देना और किसी चीज़ को वापस लेना। तो इस ऑपरेशन का ये नाम था क्विड प्रो क्यो। तो ये ऑपरेशन कामयाब हुआ था और जो चाइना की जो पीएलए आर्मी है ना वो पीछे हट गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब उनको फोर्स कर दिया गया था कि आपने जो ब्लॉकेज की है आप उसको क्या कर दो, लिफ्ट कर दो, मतलब उसको हटा दो। नेगोशिएशंस फॉलो इंक्लूडिंग इन बीजिंग एंड द स्टेटस क्यो एज इट एक्सिस्टेड बिफोर द पीएलएस ब्लॉक वाज रिस्टोर्ड। तो जो नेगोशिएशंस हुई, मतलब जो बातचीत हुई, ठीक है, बीजिंग में भी बातचीत हुई, और जो स्टेटस क्यो था मतलब उस टाइम की जो करंट सिचुएशन थी, जो करंट स्टेटस था ना, जो पहले था, मतलब जब पीएलए ने उसको ब्लॉक किया, जो आर्मी थी चाइना की जब उसने ब्लॉक किया 2013 में उसको, और उससे पहले जो सिचुएशन थी, मतलब जो जब ब्लॉकेज नहीं था उसको रिस्टोर कर दिया गया, मतलब जो विवाद था वो खत्म हो गया 2013 में। द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ओवर दोज 3 वीक्स फॉर डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा। तो जो उस टाइम पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था ना गवर्नमेंट का, जो कांग्रेस गवर्नमेंट का, वो डिफेंडिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। डिफेंडिंग का मतलब अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मतलब एक्सट्रीमली लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था। नरेंद्र मोदी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आर्ग्यूड दैट प्रॉब्लम वाज नॉट ऑन द बॉर्डर बट इन दिल्ली। तो उस टाइम के जो हमारे नरेंद्र मोदी थे ना वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक आर्गूमेंट लिख बोला था कि प्रॉब्लम जो है ना वो बॉर्डर पे नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट में है, मतलब दिल्ली में है। ही आल्सो आस्क्ड व्हाई आवर सोल्जर वर वैकेटिंग द एरियाज आफ्टर डिसएंगेजमेंट इफ दे वर ऑन इंडियन टेरिटरी। उन्होंने ये भी पूछा था कि हमारे जो सोल्जर्स है ना वो खाली क्यों कर रहे हैं। वैकेटिंग का मतलब होता है एरिया को खाली करना, तो वो एरिया को खाली क्यों कर रहे हैं आफ्टर डिसएंगेजमेंट, मतलब जब डिसएंगेजमेंट हो गया दोनों के बीच में, तो जो हमारे सोल्जर्स हैं वो पीछे क्यों हट रहे हैं, एरिया को खाली क्यों कर रहे हैं। अगर वो एरिया हमारी टेरिटरी में है तो उसको वैकेट करने की, खाली करने की क्या ज़रूरत है। जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उस टाइम पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था हमारी गवर्नमेंट से। Most media reports were strident in criticizing the government then, but the same journalists have been silent when the very same spot has been blocked by the PLA for even 3 years। तो जो जितनी भी जो मीडिया रिपोर्ट्स थी ना वो स्ट्रीडेंट थी। अब ये स्ट्रीडेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड थी गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट को जो है वो लगातार क्रिटिसाइज कर रही थी। बट द सेम जर्नलिस्ट हैव बीन साइलेंट व्हेन द वेरी सेम स्पॉट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द पीएलए फॉर ओवर 3 इयर्स। लेकिन वही सेम जर्नलिस्ट अभी साइलेंट है, जबकि अभी भी जो है ना वो पीएलए का जो सेम एरिया है जो 2013 में ब्लॉक हुआ था, अभी भी सेम एरिया को ब्लॉक किया हुआ है चाइनीस आर्मी में। लेकिन अभी कोई भी जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट है, वो कुछ भी जो है वो नहीं बोल रहा है, ये ऑथर का कहना है। देयर कॉन्स्टेंट लेबलिंग ऑफ डेप्सोंग एज ए लेगेसी इशू। अब ये लेगेसी इशू मतलब क्या होता है, लेगेसी इशू का मीनिंग लिखिए, एन इशू फ्रॉम द पास्ट दैट स्टिल हैज़ टू डील। मतलब एक पुराना इशू जिसको अभी तक जो है, जिसकी कोई भी जो है वो, मतलब जिसको अभी भी हमें डील करना है, मतलब अभी अभी भी उसका जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, लेगेसी इशू। तो क्या है, देयर कॉन्स्टेंट लेबलिंग ऑफ, लेबलिंग का मतलब क्या है, मतलब किसी चीज़ को मतलब दिखाना या किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना। तो ये जो मीडिया है वो कैसे लेबल कर रही है डेप्सोंग, उसको बता रही है लेगेसी इशू, मतलब ये पुराना इशू है और अभी तक हमने इसको जो है वो डील नहीं किया है। डिसकनेक्टेड विद द करंट क्राइसिस सो फार, लेकिन उसको जो है ना वो डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, जो अभी करंट क्राइसिस हो रहा है ना उससे उसको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, ये बोल के कि ये इशू तो जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पुराना है। ये ऐसा कौन कर रहा है, हमारी मीडिया। तो क्या है, सो ऑफेंडेड फॉर्मर लद्दाख कॉप कमांडर जनरल राकेश शर्मा। इस चीज़ ने क्या किया, ऑफेंड किया, मतलब अपमान करना या फिर कुछ भी बोल सकते हो, या फिर परेशान करना किसको, जो फॉर्मर लद्दाख कॉप कमांडर थे ना लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा को।
दैट ही वॉज कंपेल्ड टू ओपन ए स्ट्रॉन्ग रीजॉइंडर। रीजॉइंडर का मीनिंग लिखिए आप। रीजॉइंडर का मतलब क्या होता है? एक रिप्लाई देना, एक रिमार्क देना। तो मतलब इस स्टेटमेंट ने इतना ज़्यादा ऑफेंड कर दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, या फिर इतना ज़्यादा अपमानित कर दिया हमारे जो लेफ्टिनेंट थे फॉर्मर राकेश शर्मा, कि उन्होंने एक रीजॉइंडर लिखा, मतलब एक रिस्पॉन्स दिया इस चीज़ का। और क्या, तो वो इतने ज़्यादा ऑफेंड हुए कि उन्होंने एक रीजॉइंडर लिखा। रीजॉइंडर मतलब एक उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इस चीज़ का। हाउ एवर मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट डेप्सोंग कॉन्टिन्यू टू बी रेगुरगिटेटेड। अब ये रेगुरगिटेटेड का मीनिंग क्या होता है? मतलब फ्लो करना, बहना। तो जितने भी जो मिसलीडिंग क्लेम्स है ना अबाउट डेप्सोंग, वो अभी भी जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं, अभी भी उनको जोरों जोरों से जो है वो रेगुरगिटेटेड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? Unlike mainstream media, the military brass, this includes the Indian Army Chief General Manoj Pandey and Northern Army Commander Lieutenant Upendra Dwivedi, has been more forthcoming about the ground realities. लेकिन अगर हम लोग मतलब मेनली मीडिया स्ट्रीम की बात करें ना, तो वो तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है इस पर, ठीक है। वो अनलाइक मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन जो मिलिट्री मतलब मिलिट्री के जो लोग हैं, जैसे चीफ जनरल है या फिर जो नॉर्थन कमांडर है, हैज़ बीन मोर फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है? विलिंग होना किसी चीज़ का, मतलब विलिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अबाउट ग्राउंड रियलिटी, कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। द कवर अप एमनेट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप। अब ये कवर अप मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। तो मतलब ये जो हालात हैं अभी एलएसीपी, इसको कवर अप मतलब ये निकल रहे हैं। कवर अप का मतलब क्या है? किसी चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चल रही है? एमनेट का मतलब क्या होता है? निकलना। पॉलिटिकल लीडरशिप से हमें ये चीज़ें पता चल रही है। इन द साइलेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर आर वाई वे ऑफ डिसेप्टिव एफोमिज्म ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अब ये एफोमिज्म्स क्या होता है? एफोमिज्म्स का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। एफोमिज्म का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट वर्ड दैट यू यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोर डायरेक्ट। मतलब इनडायरेक्टली वर्ड का यूज़ करना, डायरेक्टली वर्ड का यूज़ नहीं करना। तो इस चीज़ को कवर अप किया जा रहा है, और ये हमें पॉलिटिकल लीडरशिप से पता चल रहा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साइलेंस हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं वो साइलेंट है। और हमें इस चीज़ से भी पता चल रहा है, किससे? डिसेप्टिव एफोमिज्म से। डिसेप्टिव का मीनिंग होता है मिसलीडिंग, मतलब कुछ चीज़ को मिसलीड करने की कोशिश करना। और एफोमिज्म का मतलब होता है इनडायरेक्टली वर्ड का यूज़ करना ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। और हमें ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के जो मतलब एफोमिज्म है ना, जो मतलब वो इनडायरेक्टली वर्ड यूज़ कर रहे हैं और जो डिसेप्टिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब मिसलीडिंग कपटी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हमें इस चीज़ का पता चल रहा है कि इन सब चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, जो भी अभी हमारे एलएसी पे हालात हैं। द रीज़न इज़ नोन इवन टू वॉचर्स इन वाशिंगटन डीसी। लेकिन ये जो रीज़न है ना एलएसी पे जो कुछ भी हो रहा है, ये जो वॉचर्स है ना, मतलब जो वाशिंगटन डीसी में इन चीज़ों को देख रहे हैं ना, मतलब यूएस में, उनको भी रीज़न पता है कि असली कारण क्या है। ए वाइट हाउस ऑफिशियल अंटिल 2021 लीसा कर्टिस रोट रिसेंटली दैट द गवर्नमेंट ऑफ द डे might not want its public to know the full extent of PLA activities in disputed areas, as this might become a fodder to protest government incompetence or inaction। तो जो लीजा कर्टिस है ना, उन्होंने भी लिखा था रिसेंटली कि जो गवर्नमेंट है ना वो नहीं चाहती है कि पब्लिक को पता चले कि पीएलए पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिस्प्यूटेड एरियाज़ में, मतलब जो झगड़े का एरिया है वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एज दिस माइट बिकम फॉडर, मतलब ये एक फॉडर का मतलब होता है एक कारण बनना किसी चीज़ का। तो ये एक कारण बन सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले हालातों का? क्योंकि ये कारण बढ़ सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट का, गवर्नमेंट की जो इनकॉम्पिटेंस है, मतलब इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो अयोग्यता है, मतलब असमर्थता है, इनएबिलिटी है गवर्नमेंट की जो कमी है, या फिर गवर्नमेंट का जो इनएक्शन है, मतलब गवर्नमेंट जो कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसके खिलाफ जो है ना वो प्रोटेस्ट हो सकता है। इसी कारण जो है ना इस चीज़ को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। ये किसने बोला था? लीजा कर्टिस ने। ये यूएस की जो है वो मतलब यूएस की गवर्नमेंट की या फिर कोई मेंबर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकॉम्पिटेंस एंड इनएक्शन। इनकॉम्पिटेंस मतलब होता है इनएबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को करने की क्षमता ना होना। और इनएक्शन का मीनिंग आपको पता चल रहा है कि किसी चीज़ पे कोई एक्शन ना लेना। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं।
इनकॉम्पिटेंस में भी ये फंक्शन ऑफ कैपेबिलिटी। तो इनकॉम्पिटेंस शायद एक फंक्शन हो सकता है कैपेबिलिटी होगी किसी चीज़ को करने की क्षमता, और इनकॉम्पिटेंस हो गया किसी चीज़ को करने की क्षमता ना होना। बट इन एक्शन सीम्स टू बी ड्राइवन बाय फियर। लेकिन अगर कोई बंदा किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसको हम लोग शायद डर बोल सकते हैं, मतलब फियर बोल सकते हैं। ए फियर ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है मिलिट्रीज के बीच में ज़्यादा झगड़ा होना। तो एक मिलिट्री एस्केलेशन का फियर भी हो सकता है, डर हो सकता है कि मिलिट्री के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। इन केस इंडिया वर टू अटेम्प्ट ए प्रोएक्टिव मूव इन डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज टू अनसेटल बीजिंग। अगर इंडिया कोई एक्शन लेगा बीजिंग को इन अनसेटल करने के लिए, मतलब डिस्प्यूटेड एरियाज में अगर कोई इंडिया अगर कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगा तो उससे मिलिट्री एस्केलेशन हो सकता है। मतलब मिलिट्री में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनातानी हो सकती है दोनों मिलिट्रीज के बीच में, आर्मीज़ के बीच में। तो एक ये डर भी हो सकता है। इफ़ नेगोशिएशंस आर अबाउट टू गिव एंड टेक, न्यू दिल्ली must militarize, make take something that its diplomats can then give at the table। तो अगर नेगोशिएशन गिव एंड टेक है, मतलब किसी चीज़ को देना और किसी चीज़ को लेना, तो जो न्यू दिल्ली है ना उसको क्या करना चाहिए, मिलिट्रीली टेक समथिंग दैट इट्स डिप्लोमेट्स कैन देन एट द टेबल। तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब आर्मी का यूज़ करके लेना चाहिए, मतलब जो उनका एरिया है इंडियन का, कि दैट इट्स डिप्लोमेट्स कैन देन गिव एट द टेबल, ठीक है, ताकि उसके जो डिप्लोमेट्स हैं ना वो क्या कर सकें, कुछ ना कुछ जो है वो टेबल पे रख सकें, मतलब बातचीत का कुछ ना कुछ जो जरिया है उसको ढूंढ सकें। उसके बाद क्या है, डिवाइड ऑफ दैट। मतलब डिवाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ना करना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिवाइड ऑफ दैट। मतलब डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना। बीजिंग होल्ड्स ऑल दी कार्ड्स, मतलब जितने भी जो पत्ते हैं ना वो सारे किसके पास हैं, चाइना के पास है। मतलब इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। इंडिया ना तो मिलिट्री एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ को लेने के लिए, ताकि उसको जो डिप्लोमेट्स हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो आगे रख सकें बातचीत के लिए। इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इंस्टॉड डिवाइड ऑफ दैट का मतलब होता है, मतलब वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन बीजिंग जो है ना उसके पास सारे पत्ते पड़े हुए हैं, सारे मोहरे जो है ना वो चाइना के पास है। सो आगे क्या लिखा हुआ है, नो वन कैन डिनाई दैट चाइना इज मच बिगर इकोनॉमिक, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल एंड जियो पॉलिटिकल पावर दैन इंडिया, बट द गैप श्रिंक कंसिडरेबली व्हेन इट कम्स टू लोकल बैलेंस ऑन दी LAC। मतलब इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि चाइना जो है वो बड़ी इकोनॉमिक, मिलिट्री और जियो पॉलिटिकल पावर है इंडिया से, लेकिन ये जो गैप है ना वो कम हो जाता है कंसीडरेबली व्हेन इट कम्स टू लोकल बैलेंस ऑन दी LOC। जब हम लोग LAC पे बैलेंस की बात करते हैं ना तो ये जो मतलब जो ये गैप है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि इंडिया की भी जो है ना वो मिलिट्री जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है। इफ़ रशिया इज़ एनेबल टू वैंक्विश यूक्रेन, वैंक्विश का मतलब होता है जीतना। अगर अगर रशिया जो है वो यूक्रेन से नहीं जीत पा रहा है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग नोज दैट चाइना कैनॉट मिलिट्री वॉक ओवर इंडिया। तो चाइना का जो प्रेसिडेंट है ना जिनपिंग, वो ये जानता है कि चाइना भी जो है ना वो मिलिट्री वॉक नहीं कर सकता है इंडिया पे, मतलब इंडिया के ऊपर मिलिट्री के थ्रू कब्जा नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है तो आपको क्या लगता है कि चाइना जो है वो इतनी आसानी से इंडिया को हरा सकता है थ्रू मिलिट्री पावर? तो ये बात जो है ना वो बीजिंग को पता है, मतलब चाइना को पता है। The decision rests with the Prime Minister, but he seems haunted by the ghost of 1962। डिसीजन जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो हॉन्टेड बाय द गोस्ट ऑफ 1962। 1962 में जो वार हुआ था ना उससे शायद वो थोड़े बहुत जो हैं वो डरे हुए हैं। मैनी ऑफिशियल्स बिलीव दैट जवाहरलाल नेहरू वाज पुश्ड into a military confrontation with China then because of domestic pressure created by the likes of स्वतंत्रता पार्टी एंड राष्ट्रीय समाज सेवक पार्टी। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल ये बोलते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू है ना उनको फोर्स किया गया था, पुश किया गया था कि आप लोग जो चाइना से जो है वो वार करें, मतलब लड़ाई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रेशर डाला गया था जवाहरलाल नेहरू पे, किसके द्वारा, जो उस टाइम की जो पार्टीज थी उनके द्वारा। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट विश टू फॉल इनटू द ट्रैप, लेकिन अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं। ये किसका कहना है जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है? दे आर राइट
मिस्टर मोदी इज नो नेहरू। तो मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेहरू नहीं है, तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है। नेहरू फेस्ड पार्लियामेंट एंड आंसर क्वेश्चन रेगुलरली। नेहरू जो है वो पार्लियामेंट को फेस करते थे और जो भी क्वेश्चन होता था उसको रेगुलरली उसका जवाब देते थे। इवन ड्यूरिंग द 1962 कन्फ्लिक्ट, मतलब जो 1962 में कन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे भी नेहरू जो है ना वो पार्लियामेंट को पूरी तरह से फेस करते थे। Unlike Nehru's time, the public relations and propaganda machinery now has been fabricated such a hyper-nationalist narrative that more than 70% Indians contend that India can militarily defeat China. लेकिन क्या है ना, अगर नेहरू टाइम पे जो होता था ना, अनलाइक नेहरू टाइम, द पब्लिक रिलेशन एंड प्रोपोगेंडा मशीनरी नाउ हैज फैब्रिकेटेड सच ए हाइपर नेशनलिस्ट नैरेटिव। अभी जो पब्लिक रिलेशन है ना और जो प्रोपोगेंडा जो फैलाया जाता है ना, वो क्या कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है। फैब्रिकेट का मीनिंग अगर आपको लिखना है तो फैब्रिकेट का मीनिंग लिख लीजिए। फैब्रिकेट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जोरों शोरों से जो है ना उसको क्या करना, रेस्ट करना, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको फैब्रिकेट करना बोलते हैं। इसको इसको अगर आप दूसरी लैंग्वेज में अगर आप इसको बोलोगे तो इसको ये भी बोल सकते हो किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। तो अभी जो है ना वो एकदम पब्लिक जो प्रोपोगेंडा है ना वो एकदम हाइपर नेशनलिस्ट नैरेटिव लेके आता है, मतलब राष्ट्रवाद की भावना लेके आता है कि हमारे जो 70% जो इंडियंस है ना वो ये मानते हैं कि, मतलब जो इंडियंस जो कंटेंट है ना, मतलब जो तर्क है, जो बहस करते हैं, जो बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि इंडिया जो है वो मिलिटरली चाइना को डिफीट कर सकता है। मतलब इस तरह का जो नेशनलिस्ट जो प्रोपोगंडा है वो फैलाया जा रहा है। द प्रेशर ऑन मिस्टर मोदी टू मिलिटरली डिलीवर व्हेन रूलिंग पार्टी पॉलिटिकल कैंपेन्स हैव राइडन द हाइप ऑफ सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड बालाकोट स्ट्राइक इज इवन ग्रेटर। तो जो प्रेशर है ना मिस्टर मोदी पे मिलिटरली डिलीवर करने का, मतलब आर्मी के थ्रू डिलीवर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी यूज़ करने का, वो और भी ज़्यादा है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है ना वो बार बार क्या करती है, रिडन करती है। रिडन का मतलब क्या होता है, रिडन का मतलब होता है फील्ड होना, मतलब किसी चीज़ से बड़ा होना। तो क्योंकि जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके जो कैंपेन है ना वो रिडन होते हैं, रिडन होते हैं मतलब बड़े होते हैं। दी हाइप ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड बालाकोट स्ट्राइक, मतलब बार बार वो इसी चीज़ से बात करते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमें बालाकोट स्ट्राइक की है। तो इसके कारण जो प्रेशर है ना वो और भी बढ़ जाता है मिस्टर मोदी के ऊपर कि वो मिलिट्रली एक्शन ले। उसके बाद क्या है, ओवर 9 years मिस्टर जिनपिंग सीम्स टू हैव गॉट द मेजर ऑफ मिस्टर मोदी। मेजर मतलब क्या है, किसी चीज़ का माप लेना, किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को परखना। तो लगभग 9 सालों से ना मिस्टर जो जिनपिंग है ना उन्होंने पूरी तरह से परख लिया है मिस्टर मोदी को। मिस्टर जिनपिंग सेंट पीएलए सोल्जर्स टू चुमार, चुमार जो लद्दाख का एरिया है, इवन एज देयर वॉज इंटेंस मीडिया फोकस एंड दी हाइप्ड ऑप्टिक्स ड्यूरिंग दी जिनपिंग विजिट टू अहमदाबाद गुजरात इन 2014। तो मतलब जब जिनपिंग जो है वो 2014 में गुजरात में आए थे, हमारा मीडिया जो था वो गुजरात के ऊपर फोकस कर रहा था। लेकिन उस टाइम पे जो मिस्टर जिनपिंग थे ना उन्होंने मिलिट्री जो है ना वो भेज दी थी, जो चुमार रीजन है लद्दाख का, वहाँ पे जो है पीएलए के ऊपर अपने सोल्जर्स उसी टाइम पे भेज दिए थे जब वो विजिट कर रहे थे इंडिया में, अहमदाबाद में, गुजरात में। उस टाइम पे जो मीडिया का फोकस था वो पूरा गुजरात पे था, लेकिन उस टाइम पे भी जिनपिंग ने जो है वो सोल्जर्स भेज दिए थे पीएलए में, चुमार रीजन में। द चाइनीज लीडर रीवफ्ड, अब ये रीवफ्ड का मीनिंग क्या होता है, रीवफ्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना। द चाइनीज लीडर रीवफ्ड द इंडियन लीडर्स प्ली इन बीजिंग इन 2014 टू डेलिनिएट द एलएसी। डेलिनिएट का मतलब होता है जो बॉर्डर है ना उस एरिया को मतलब क्लियर करना कि कौन सा हमारा बॉर्डर एरिया है। तो चाइनीज जो लीडर है उन्होंने रीवफ्ड किया था, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। जो हमारे इंडियन लीडर है उन्होंने एक प्ली, मतलब एक रिक्वेस्ट की थी बीजिंग को कि हम लोग डीलाइनिएट करते हैं एलएसी को, मतलब एलएसी का जो बॉर्डर एरिया उसको क्लियर करते हैं। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था चाइनीज़ ने। हैज़ ब्लॉक्ड इंडियाज एंट्री इनटू द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मतलब जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उस ग्रुप में भी इंडिया की जो एंट्री है उसको ब्लॉक करता है चाइना, उसको रोकता है। एंड हैज़ रिमेन्ड बैग्यू अबाउट द आउटकम्स ऑफ इनफॉर्मल समिट्स। और बैग्यू का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में अनक्लियर होना, किसी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करना, ठीक है। और चाइना क्या करता है, जो भी आउटकम होते हैं, जो रिजल्ट निकलते हैं, इनफॉर्मल्स जो सबमिट होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, उसमें भी वो मतलब क्लैरिटी नहीं दिखाता है, अनक्लियर रहता है। सैटेलाइट imagery shows that the Chinese were already building massive military infrastructure in Ladakh by the time the second informal summit was taking place in Mallappuram of China in late 2019। तो जो सैटेलाइट की जो इमेजेस है ना वो हमें क्लियर दिखाती हैं
कि चाइना ने जो है ना वो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है लद्दाख के सराउंडेड जो एरिया है। जब तक हमारा जो सेकंड जो सम्मेलन हुआ था चेन्नई में 2019 में, तब तक हमें पता चल चुका था सैटेलाइट के थ्रू कि चाइना ने जो है वो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लिया है। हाउएवर मिस्टर मोदीज फेस faith in the force of his personality and personal charm to win over the Chinese leaders, such as by offering a handshake and having a chat in Bali last November, did not result in even a telephone call, let alone a breakthrough on the Ladakh border. Breakthrough का मतलब होता है जीतना। लेकिन मिस्टर मोदी का जो विश्वास है ना उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर और उनके पर्सनल चार्म के ऊपर कि मैं चाइनीज़ लीडर से अच्छे से बात करूंगा या फिर उनको हैंडशेक ऑफर करूंगा या फिर उनके साथ जो बातचीत हुई थी पिछले नवंबर में, उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आया। इवन एक सिंगल टेलीफोन भी हमें जो है वो चाइना से नहीं आया है। लेट अलोन ब्रेक थ्रू दी ऑन दी लद्दाख बॉर्डर। मतलब ब्रेक थ्रू का मतलब होता है जीतना, तो लेट अलोन मतलब छोड़ दो, मतलब लद्दाख में जीतना तो छोड़ ही दो हम लोग, हमें तो जो है वो सिंगल फ़ोन कॉल भी जो है वो नहीं आता है चाइना से। उसके बाद क्या है, प्रोएक्टिव मूव मतलब एक्टिव मूव। इंडिया इज़ अंडर प्रेशर ऑन दी बॉर्डर एंड इट नीड्स टू फाइंड ए वे टू ट्रांसफ़र दी प्रेशर बैक टू चाइना। इंडिया अभी जो है ना वो अंडर प्रेशर है बॉर्डर के ऊपर, और इंडिया को ज़रूरत है कि ये जो प्रेशर है ना उसको वापस जो है वो चाइना के ऊपर भेजा जाए। China has never compromised unless it has been forced into an uncomfortable spot, a tactic India has deployed since नाथुला इन 1967। चाइना का जो है ना वो कभी भी चाइना जो है ना वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है जब तक उसको जो है ना एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना लाया जाए। ए टैक्टिक इंडिया हैज़ डिप्लॉयड सिंस नाथुला इन 1967। ऐसा ही टैक्टिक इंडिया ने नाथुला में यूज़ किया था 1967 में, आपने सुना होगा नाथुला पास जो है। दिस वारंट्स इंडिया टू बी प्रोएक्टिव, तो ये इंडिया को वारंट्स देता है, मतलब बताता है कि इंडिया को जो है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। विच कॉल्स फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप टू बोल्डली यूज इट्स इमेजिनेशन। जो क्या मतलब कॉल करता है, क्या मतलब इंडिया के लिए ज़रूरी बताता है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, इंडिया को उसको बोल्डली यूज़ करना चाहिए, मतलब बिना डरे यूज़ करना चाहिए। इफ़ द पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ टिमिड एंड फेयरफुल। टिमिड का मीनिंग लिखिए, टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप डरी हुई होगी, फेयरफुल होगी, द मिलिट्री ऑन द चाइना बॉर्डर विल रिमेन ए डिफेंसिव पोस्टर। तो जो मिलिट्री होगी ना चाइना के बॉर्डर पे वो भी एकदम डिफेंसिव हो जाएगी, मतलब वो भी जो है वो बचने की कोशिश करेगी। इफ़ स्ट्रैटेजिक थॉट इन दिल्ली लैक्स बोल्डनेस, अगर जो हमारे स्ट्रैटेजिक दो थॉट है, हमारी थॉट प्रोसेस है, अगर उसमें बोल्डनेस की कमी होगी, लैक्स का मतलब होता है कमी होना, अगर हम बिना डर के जो है वो नहीं सोचेंगे, टैक्टिकल एक्शंस ऑन दी एलएसी विल नॉट बी डेयरिंग, तो जो हमारे टैक्टिकल एक्शंस होंगे ना एलएसी पे वो भी जो है वो ज़्यादा बहादुरी से हम लोग जो है वो नहीं ले पाएंगे। आफ्टर ऑल द मिलिट्री इज़ यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय स्टेट्स टू परस्यू पॉलिसी एंड्स। आफ्टर ऑल हमारी जो मिलिट्री है ना हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो पॉलिसी है हम लोग उसको पूरा कर सकें। टू ट्राई एंड इम्पोज इट्स विल अपॉन दी एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब जो हमारी राइवलरी है, जो हमारा अपोजिशन है, जो हमारा दुश्मन है, उस पर हम लोग जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो टू ट्राई एंड इम्पोज इट्स विल मतलब अपनी मर्जी जो है उसके ऊपर हम लोग यूज़ कर सके, अपनी मर्जी से हम उसके ऊपर एक्शन ले सके। किसके ऊपर, हमारी एडवर्सरी के ऊपर। एडवर्सरी मतलब हमारी जो राइवलरी है, जो हमारा अपोजिट ग्रुप है, तो उसी के लिए हमें जो है वो मिलिट्री को यूज़ करना होता है। इंडियाज़ फेलियर टू इम्पोज इट्स विल अपॉन चाइना, मतलब अपनी मर्जी से काम करना चाइना के ऊपर इंडिया का जो फेलियर है, इज़ ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स फियर। ये किसका रिजल्ट है, हमारे डर का, ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन, की मिलिट्री के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा, वॉर जैसी सिचुएशन आ जाएगी, इसीलिए इंडिया जो है वो फेल हो रहा है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द गोस्ट ऑफ 1962, किसके कारण इंडिया डर रहा है, जो 1962 का जो वार हुआ था, दैट होवर्स ओवर द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थिंकिंग। होवर का मतलब होता है मंडराना, जो किसके ऊपर मंडरा रहा है, हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है। 3 years after the border crisis began, a status quoist approach can no longer be the answer। मतलब लगभग 3 साल हो चुके हैं ये जो बॉर्डर पे क्राइसिस हो रहा है, तो स्टेटस क्वेस्ट अप्रोच मतलब हमें वापस वही स्टेटस लाना है जो 3 साल पहले था। ऐसी अप्रोच, क्वेस्ट का मतलब स्टेटस क्यो का मतलब मैंने अब तो बता दिया आपको, जो करंट सिचुएशन है, तो वैसे ही सिचुएशन लाना, मतलब ऐसी अप्रोच रखना, ये कोई भी आंसर जो है वो नहीं है। इंडिया विल हैव टू रेस्ट द इनिशिएटिव फ्रॉम चाइना। अब ये रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, WREST। रेस्ट का मीनिंग होता है मतलब टर्न करना, मोड़ना। तो इंडिया को जो है ना ये जो इनिशिएटिव है ना, इसको चाइना से जो है वो मोड़ना होगा।
एल्स थिंग्स विल हैपन ओनली एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ बीजिंग्स चूजिंग। नहीं तो जो चीज़ें होंगी ना वो चाइना के हिसाब से ही होंगी, इसीलिए हमें जो है ना चाइना के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, चाइना की तरफ चीज़ों को जो है वो टर्न करना पड़ेगा। मिस्टर मोदीज पर्सनल सक्सेस मे लाइन इन अवॉइडिंग अनदर 1962। मतलब मिस्टर मोदी की शायद जो सक्सेस है ना वो इसी चीज़ में लाई करती है कि उसने अवॉइड किया कि दोबारा 1962 जैसा वार ना हो। बट इट वुड बी ए नेशनल फेलियर फॉर इंडिया, लेकिन इंडिया के लिए ये एक नेशनल फेलियर है। अनलाइक 1962 चाइना वुड हैव नाउ वोन विदाउट फाइटिंग। मतलब 1962 में तो चाइना फाइट करके हारा था, लेकिन मतलब जीता था सॉरी, लेकिन अभी चाइना जो है ना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो विदाउट फाइटिंग ही जो है वो चाइना जीत जाएगा अगर इंडिया एक्शन नहीं लेगी। तो ये मेरे थॉट नहीं है, जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है उसके थॉट हैं। अच्छे अच्छे थॉट आप लोग लिख लीजिए, मतलब ले लीजिए, उससे आप लोग अच्छा आंसर राइटिंग लिखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और इसको जो है ना रेगुलरली फॉलो कीजिए। टेलीग्राम में अभी आपको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वहाँ से जो है ना आप एक दो बार इसको खुद से रीड करो। धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चीज़ें तो मैंने आपके लिए आसान कर दी है, पीडीएफ में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा यार दिल से लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन पक्का दे देना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नया बच्चा जुड़ा है बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद।